हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ जर्नल से। उसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंट क्या होता है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ अकाउंट्स, अलॉन्ग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका टॉपिक आता है जर्नल का क्या मीनिंग है एंड क्या डेफिनेशन है जर्नल की। तो जर्नल जो वर्ड है ना, वो आपका एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ था, जोर, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है। उसका क्या मीनिंग होता है, अ डे, यानी कि एक दिन। तो जर्नल जो होता है, इसीलिए जर्नल जो टर्म है वो क्या है कि डेली बेस पे जब हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, तो उसको हम जर्नल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जर्नल फ्रेंच वर्ड से बना था जोर, और उसका मीनिंग था अ डे। ठीक है, तो जर्नल भी इसीलिए क्या होता है, मीन्स अ डेली रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशंस लिखी हैं जर्नल की, आपको जो भी इजी लगे आप उनमें से याद कर सकते हो। तो जर्नल इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शोइंग द नेम ऑफ अकाउंट दैट आर डेबिट एंड क्रेडिट, द अमाउंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन्स। कि जर्नल जो होता है ना, वो एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है, यानी कि डेट वाइज रिकॉर्ड होता है हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स का, जिसमें अकाउंट का नाम स्पेसिफिक होता है कि किस अकाउंट से रिलेटेड ये ट्रांजेक्शन है, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, अलोंग विद द अमाउंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन बताता है ट्रांजेक्शन के बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है एक और डेफिनेशन जो आपकी बुक में भी गिवन है कि जर्नल एक बुक है जो क्लासिफाई करती है और शॉर्ट आउट करती है ट्रांजेक्शन्स को इन द फॉर्म कन्वीनियंट फॉर द सब्सिक्वेंट एंट्री इन लेजर। यानी कि जर्नल जो है ना, वो एक बुक है जिसमें हम शॉर्ट आउट करके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि ट्रांजेक्शन्स इतनी सारी होती है, बट उसमें से जो भी हमारी इंपॉर्टेंट मॉनेटरी टर्म्स वाली ट्रांजेक्शन्स है, मनी से रिलेटेड है, उसको हमने जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, और फिर उसकी मदद से हमारे लिए ये कन्वीनियंट हो जाता है, ईजी हो जाता है लेजर अकाउंट बनाना। मैंने बताया था ना कि जर्नल्स के बाद हम क्या बनाते हैं, लेजर। तो इसको सारे को आपने एक बार दोनों डेफिनेशंस को पढ़ना है, समझना है, और जो भी आपको इजी लगे उसको आपने याद कर लेना है। उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक आता है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है जर्नल के, या जर्नल के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब हम जर्नल क्यों बनाते हैं, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जर्नल, और उसके क्या क्या हमें बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंस है, वो सब हम इन पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका पॉइंट आता है कंप्लीट रिकॉर्ड। कि जो जर्नल है ना, उससे हमें कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है। किस चीज़ का रिकॉर्ड मिलता है, हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। क्यों, क्योंकि जर्नल में हम अपने ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं विद एक्सप्लेनेशन, विद अकाउंट और अमाउंट, नेम ऑफ अकाउंट आएगा उसमें कि कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, कितनी हमारी अमाउंट आएगी। तो उस सारी चीज़ों का, हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन का हमें एक कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है विद द हेल्प ऑफ जर्नल। तो ये उसका फ़ायदा है। एंड सेकेंड आता है आपका करेक्ट नॉलेज। तो करेक्ट नॉलेज का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो जर्नल है वो किस पे बनता है, डबल एंट्री सिस्टम पे ही बेस्ड है। क्योंकि जर्नल में हम किसी चीज़ को डेबिट कर रहे हैं तो किसी को क्रेडिट भी करेंगे, तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पे चलता है। और हमने पढ़ा हुआ है कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। तो उस वजह से ये हमें सही नॉलेज देता है, हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन की ट्रू एंड फेयर पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, थर्ड आता है हेल्पफुल इन लेजर पोस्टिंग। ये भी हम पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ा था हमने कि लेजर बनाने के लिए, लेजर में पोस्टिंग करने के लिए हमें जर्नल की ज़रूरत पड़ती है। यानी जर्नल एंट्रीज अगर हमारी सही होगी, उसी को ही हम देख के लेजर बनाते हैं। ठीक है, तो हेल्प इन लेजर पोस्टिंग ये भी सबसे मेन ऑब्जेक्टिव और इम्पॉर्टेंस है जर्नल का। आप ये समझ सकते हो कि अगर हमने जर्नल ही नहीं बनाया ना, तो हम लेजर नहीं बना सकते। लेजर जो है वो जर्नल को देख के ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एज अ प्रूफ। एज अ प्रूफ का मतलब ये है कि जो हमारा जर्नल होता है वो एक एविडेंस के तौर पे काम करता है, एक प्रूफ के तौर पे काम करता है, एक रिलायबल एविडेंस है। रिलायबल का मतलब होता है भरोसा कर सके हम, ऐसा प्रूफ है जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं। अब क्यों हम इस पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जर्नल हमने पढ़ा था कि डेली बेस पे बनता है। जो ट्रांजेक्शन आज के दिन हुई उसको आज की आज ही हमने जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया। तो और उसके बाद लेजर तो थोड़े दिनों बाद बनेगा जब पूरा जर्नल कंप्लीट हो जाएगा। तो होता क्या है कि लेजर में कई बार ये मिस्टेक आ जाती है, हम किसी ट्रांजेक्शन को लिखना भूल गए, गलती से लिखा गया, कोई और अमाउंट लिख दी। बट जर्नल में ऐसी मिस्टेक होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि हम सेम डे को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उसी दिन हम रिकॉर्ड कर लेंगे, तो एरर्स और फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है।
तो इस वजह से जर्नल को हम एक रिलायबल प्रूफ मानते हैं। तो अगर आपका कोर्ट केस भी चल रहा होता है आपके बिजनेस के अगेंस्ट, तो कोर्ट भी जर्नल को एज अ रिलायबल एविडेंस काउंट करता है। ठीक है, तो वो भी इसका बेनिफिट है। उसके बाद आता है प्रोवाइड प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने पॉइंट्स लिखे, ये भी ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल में ही काउंट होंगे। ठीक है, कि जर्नल का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्राइमरी सोर्स डेटा देता है। प्राइमरी सोर्स डेटा यानी कि फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? जर्नल से। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होगी? जर्नल में। तो ये सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है हमारा। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है डिटेक्शन ऑफ अर्थमेटिक एरर। ये भी जर्नल की एक फायदा इंपॉर्टेंस है कि जो जर्नल है ना वो एरर्स को डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। अब एरर्स का कैसे डिटेक्ट करता है जर्नल, कैसे बताता है कि हमारे अकाउंट्स में कोई एरर है या नहीं है? जब हम जर्नल बनाएंगे ना तो आप यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे दो साइड होती है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो हम डेबिट और क्रेडिट साइड का ना टोटल करते हैं एंड में। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि अगर डेबिट में मेरा मान लो सपोज करो 10,000 आया तो क्रेडिट भी 10,000 ही आना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था ना फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये मान लो इक्वल नहीं है, 12,000 आ रहा है, तो इट मीन्स मेरा जर्नल जो है वो गलत है। तो हमें पहले से ही अपने अर्थमेटिक एरर्स अगर कोई हमने किए हैं एंट्रीज में तो उसके बारे में पता चल जाता है। तो ये भी एक जर्नल का ऑब्जेक्टिव है कि वो एरर्स, अर्थमेटिक एरर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल। आप इन सारे पॉइंट्स को एक बार बुक से रीड कर सकते हो अच्छे से डिटेल में, ताकि आपको सारा समझ आ जाए। उसके बाद आपका टॉपिक आता है कि अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट एक समराइज्ड स्टेटमेंट होती है इन विच ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्सन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है, या किसी एसेट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है, या कोई इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, उन सबको एक ही प्लेस पे जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोला जाता है अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट हमने पहले भी पढ़ा था कि अकाउंट में ही हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अकाउंट्स का जैसे मैंने फॉर्मेट में बना रखा है कि कोई एक अकाउंट मैंने आपको बना के दिखाया कैश अकाउंट। तो इसमें कैश अकाउंट में दो साइड होगी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। हर एक अकाउंट में दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट, और इनको ना टी शेप बोला जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ से, और ये टी बन रहा है, फिर ये भी एक टी बन रहा है, ये पूरा बीच में भी टी बन रहा है, तो इसलिए इन्हें टी शेप बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो कि जितने भी अकाउंट होते हैं ना वो चाहे तो किसी पर्सन से रिलेटेड होंगे, जैसे राम का अकाउंट, मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट। किसी पर्सन के नाम पे जब अकाउंट ओपन होता है तो वो उस पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है। एसेट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, रेंट अकाउंट, और किसी इनकम से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, और एक्सपेंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे बनाया कैश अकाउंट, तो आप बताओ कैश अकाउंट हमारा किस में काउंट होएगा? कैश अकाउंट हमारा किस में काउंट होएगा? एसेट में, क्योंकि एसेट होता है ना कैश हमारा। तो कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट वो होते हैं जो किसी एसेट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो इसी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे हम। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सारी ट्रांजैक्शन को एक ही प्लेस में रिकॉर्ड करते हैं जो सेम चीज से रिलेटेड है। कैश से रिलेटेड सारी कैश अकाउंट में आएगी, सेल से रिलेटेड सारी सेल्स अकाउंट में जाएगी, परचेज आपने जितनी मर्जी करी हो पूरे एक साल में वो सारी एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, परचेज अकाउंट में। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, सारे अलग अलग एसेट्स के भी ऐसे ही अकाउंट प्रिपेयर करने हैं अब आपने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट होता है। तो डेट में आप डेट लिख दोगे जिस डेट पे आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, पर्टिकुलर में आप उस ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखोगे, अमाउंट में कि कितने रुपए की वो ट्रांजैक्शन है। सपोज करो 5,000 की है तो आप यहाँ पे लिख दोगे 5,000। ठीक है, तो ऐसे ही डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट चलता है। ठीक है, बाकी हम बाद में न्यूमेरिकल करेंगे तब सीखेंगे कि कैसे अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, पर अभी आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए, फॉर्मेट पता होना चाहिए। और हमेशा लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है, राइट साइड क्रेडिट साइड होती है हर एक अकाउंट की। ठीक है, तो उसके बाद आपका टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ अकाउंट्स। तो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ अकाउंट्स? मेन आपके तीन फीचर्स होते हैं। सबसे पहला तो सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पर्सन, एसेट्स, एक्सपेंस, रेवेन्यू। यानी कि हर एक चीज के लिए अलग से अकाउंट बनता है। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सन से रिलेटेड है, तो वो अलग से प्रिपेयर होएगा। एसेट के लिए अलग से अकाउंट्स बनते हैं, रेवेन्यू के लिए अलग से, और एक्सपेंस के लिए अलग से। ठीक है, तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ब्रॉडली आपके अकाउंट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो हर एक चीज का, हर एक ट्रांजैक्शन अपने सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है,
उसके बाद सेकंड आता है हर एक ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट में वो कैसे करते हैं, समराइज्ड फॉर्म में करते हैं। यानी कि हम सारा का सारा ट्रांजैक्शन को एज इट इज उठा के नहीं लिख देते अकाउंट के अंदर, उसको थोड़ा समरी फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे मान लो हमने परचेज किए गुड्स फॉर कैश ₹20,000, तो हम उसको सिर्फ लिखेंगे बाय परचेज, ताकि उससे पता चल जाए कि परचेज करी हमने। पूरी लाइन नहीं लिखनी, सिर्फ शॉर्ट वर्डिंग में हम लिखते हैं। तो वो भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे हमें ट्रांजैक्शन को समराइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है। थर्ड आपका फीचर आता है एन अकाउंट इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड समराइज्ड स्टेटमेंट, की अकाउंट जो होता है वो पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड और समराइज्ड स्टेटमेंट काउंट होती है। ठीक है। उसके बाद आपने एक चीज़ और याद रखनी है जो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताई है, कि जैसे मान लो हम जो अकाउंट बनाते हैं ना उसमें उसका नाम नहीं आता, जिसका अकाउंट है उसी चीज़ का नाम उस अकाउंट में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कैश अकाउंट बना रहे हो, तो कैश अकाउंट आप जब भी बनाओगे ना तो कैश अकाउंट में आपने कहीं पे भी अकाउंट के अंदर कैश वर्ड यूज नहीं करना। ठीक है। ऐसे ही आप सेल अकाउंट बना रहे हो तो उसमें कहीं पे भी सेल वर्ड नहीं आएगा। मोहन का अकाउंट बना रहे हो तो उसमें मोहन नाम कहीं नहीं आएगा। तो जिसका वो अकाउंट होता है उसका नाम उसमें कभी भी नहीं आता। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करो तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस चीज़ का अकाउंट है उसका नाम कभी नहीं आएगा। रेंट अकाउंट है तो उसके अंदर रेंट वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी। तो अब यहाँ से आपने बहुत अच्छे से समझना है कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है अकाउंट्स की। इतना बड़ा फ्लो चार्ट देख के डरना नहीं, आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसे समझोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यानी अकाउंट्स को किस किस पार्ट में क्लासिफाइड डिवाइड किया गया है। तो एक होती है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक होती है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होती है जो पुराने टाइम से हम यूज़ करते आ रहे हैं, पुराने टाइम से लोग इस क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं। मॉडर्न होती है जो अभी लेटेस्टली इन्वेंट हुई है, जो आजकल की जनरेशन, आजकल के जो हम अकाउंट्स फॉर्म करते हैं तो हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेस पे करते हैं। ठीक है। बट जो पुराने बिजनेस है वो स्टिल अभी भी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पे डिपेंड है। ठीक है। तो ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। तो अभी हम पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होती है मेनली। तो सबसे पहले देखो, जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उसमें ना 3 टाइप्स में डिवाइड किया है अकाउंट्स को ब्रॉडली। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इसको हम पहले भी पढ़ भी चुके हैं। पर्सनल अकाउंट हमने पढ़ा था कि किसी पर्सन से रिलेटेड होता है। ठीक है। रियल अकाउंट किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, प्रॉपर्टी का हो या हमारे एसेट से रिलेटेड होते हैं। जबकि जो नॉमिनल अकाउंट है वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं। तो अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि पर्सनल अकाउंट किसी भी पर्सन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मान लो राम का अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में काउंट होएगा, पर्सनल में। क्यों? क्योंकि राम एक पर्सन है, पर्सन का नाम है। कोई भी पर्सन का नाम, जैसे आपका कोई नाम है या श्याम है, मोहन, रमेश, सुरेश, कोई भी नाम हो, बट वो पर्सनल अकाउंट में ही काउंट होएगा क्योंकि वो एक पर्सन का नाम है। रियल अकाउंट में जो भी एसेट है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे कि बिजनेस के पास लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, मशीन्स होती है, फर्नीचर होता है, कंप्यूटर होता है, तो ये सारे हमारे एसेट्स अकाउंट का पार्ट होते हैं, यानी कि रियल अकाउंट का पार्ट होते हैं। तो इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा, मान लो आप मशीनरी अकाउंट बना रहे हो तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा, रियल अकाउंट में। कंप्यूटर अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो वो सारे रियल अकाउंट का पार्ट होते हैं। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में आते हैं हमारे इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड। ठीक है। या फिर आप कह सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। हमने पढ़ा था P&L अकाउंट बनता है साल के लास्ट में फाइनल अकाउंट्स में, तो वो भी नॉमिनल अकाउंट का ही पार्ट है क्योंकि वो हमें प्रॉफिट और लॉस बताता है। ठीक है। या फिर आप देख सकते हो सेल्स का अकाउंट। सेल हमारी क्या है, सेल करने से हमें क्या होएगा, रेवेन्यू, इनकम होएगी, तो सेल अकाउंट आपका नॉमिनल का पार्ट है। परचेज अकाउंट भी नॉमिनल का पार्ट है। कोई भी खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं हम, तो वो भी नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। रेंट, वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। कमीशन अगर हम पे कर रहे हैं तो कमीशन भी नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो ये सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, कि वो अकाउंट जिससे हमें चाहे तो पैसे मिल रहे हैं, चाहे हम पे कर रहे हैं, चाहे तो मतलब हमारी इनकम हो रही है या एक्सपेंस हो रहा है या प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, तो वो सारे नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होते हैं। ठीक है। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, तो आपको इनके बारे में बस एक बार ओवरव्यू सा मैंने दे दिया। तो आपने एक बार इनको बुक से स्टडी कर लेना है हर एक टाइप में, कि पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या आता है एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है।
तो उसके बाद देखो आपकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो जब आप देखोगे ना, ट्रेडिशनल और मॉडर्न में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में उसको फर्दर और भी डिवाइड कर दिया कि उसकी पर्सनल अकाउंट की भी फर्दर टाइप्स बता दी। यहाँ हमने सिर्फ पढ़ा था ना पर्सनल अकाउंट होता है, बट उसमें फिर कैटेगरीज बना दी। तो देखो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आपकी ब्रॉडली दो कैटेगरी आती है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज दूज अकाउंट विच इज रिलेटेड विद सम पर्सन, की जो किसी पर्सन से रिलेटेड है। इम्पर्सनल अकाउंट वो है जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है, वो किसी और चीज से रिलेटेड है, हमारी प्रॉपर्टी होगी, इनकम एक्सपेंस हो गया, बट वो पर्सन से रिलेटेड नहीं है, किसी पर्सन के नाम पे नहीं है वो अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट तो यही था, बस उसके टाइप्स बता दी। उसके बाद इम्पर्सनल, पर्सन से रिलेटेड नहीं है ना, तो ये दो अकाउंट तो पर्सन से रिलेटेड थे ही नहीं, ये इसकी फर्दर टाइप्स आ जाएगी, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो आप फर्क देख पा रहे होंगे कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ने इसी का बेस यही है, बस उसको ही फर्दर और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अब देखो पर्सनल अकाउंट तो आपको पता है विच इज रिलेटेड विद सम पर्सन, बट अब पर्सन तीन टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नेचुरल पर्सन वो होता है कि जो असलियत में पर्सन है, यानी कि वो असली में पर्सन है, जैसे हम बोलते हैं कि उसमें बोन और फ्लैश होनी चाहिए, मतलब जो नॉर्मल इंसान है, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, या कोई भी इंसान है जो असलियत में इंसान है, एज पर नेचर वो इंसान है, जैसे राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन वो आता है जो असली में पर्सन है। सेकंड आता है आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये ध्यान से समझना कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है। आर्टिफिशियल पर्सन होता है कि वो असली में इंसान नहीं है। अब जैसे कि कोई कंपनी है, वो इंसान थोड़ी है, बट हम उसको अपने लॉ में ये मानते हैं कि जो कंपनी है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को हम अकाउंट्स में भी आर्टिफिशियल पर्सन काउंट करते हैं। कोई कंपनी है, कोई बिल्डिंग है, या कोई बिजनेस का नाम है, ठीक है, जेके सीमेंट अकाउंट। ठीक है, तो किसी कंपनी के जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो वो किस कैटेगरी में आता है, आर्टिफिशियल पर्सन में। ठीक है, अब आप सोचोगे कि कंपनी को हम पर्सन क्यों मानते हैं, क्यों, क्योंकि जो भी काम एक इंसान कर सकता है ना, वो सारे काम कंपनी भी कर सकती है अकाउंट से रिलेटेड। जैसे कि मान लो हम अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो एक कंपनी भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकती है। हम अपने नाम पे लोन ले सकते हैं बैंक से, तो एक कंपनी भी बैंक से लोन ले सकती है। तो कंपनी वो सारे काम कर सकती है जो हम कर सकते हैं। हम किसी चीज़ पे साइन करते हैं तो इट मीन्स हम उस चीज़ को एग्री कर रहे हैं। अब कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन साइन तो नहीं कर सकती, बट कंपनी की आपने देखा होगा एक स्टैंप होती है, स्कूल की भी स्टैंप होती है ना, जो स्टैंप लगती है जब एक जगह, तो इट मीन्स वो एग्री कर रही है इस चीज़ से। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसलिए कंपनी से रिलेटेड जो अकाउंट है, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट हो गया, या किसी और बैंक का अकाउंट हो गया, ठीक है, या फिर आपके किसी क्लब का अकाउंट हो गया, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट हो गया, वो सारे किस में आएंगे, वो पर्सनल अकाउंट में, आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में। उसके बाद आपका आता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव में वो आते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग वो होता है ना कि जो हमने खर्चा करना था बट किया नहीं, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट पे करना था इस महीने का, जैसे अभी जून चल रहा है तो जून का हमने रेंट पे करना था बट किया नहीं। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है हमारा, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग कोई चीज है या प्रीपेड कोई चीज है। प्रीपेड होता है पहले से ही हमने उसके पैसे भर दिए, ठीक है, कि हमने अगले महीने का भी एक्सपेंस इसी महीने कर दिया, एडवांस में सैलरी दे दी। तो जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये भी किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सैलरी किससे रिलेटेड है, किसी एम्प्लॉय से, किसी पर्सन से, तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का पार्ट है। ऐसे ही आपको याद रखना है कि जो कैपिटल और ड्रॉइंग्स है ना, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, वो भी किसका पार्ट है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का। क्यों, क्योंकि कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करता है, ओनर। विड्रॉ भी कौन करता है बिजनेस में, उसे ओनर ही। तो वो एक पर्सन से रिलेटेड है ना, मालिक से रिलेटेड है, जो कंपनी का मालिक है, जो बिजनेस का मालिक है, तो ओनर क्या है, एक पर्सन ही तो है, तो वो पर्सनल अकाउंट में ही काउंट होता है। कैपिटल और ड्रॉइंग भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्सन को। ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आता है, कैपिटल, ड्रॉइंग्स आते हैं। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल है, यही आपने याद रखने हैं। तो उसके बाद आपका फिर आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। उसमें रियल अकाउंट आया, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट मैंने बता दिया प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, बट अब ये फर्दर स्प्लिट है टेंजिबल और इनटेंजिबल में।
टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम देख और टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग है, उसको देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं हम, तो वो टेंजिबल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। मशीन्स है, लैंड है, इन सब चीज़ों को हम देख और टच कर सकते हैं, तो ये टेंजिबल की कैटेगरी में आता है। इनटेंजिबल होते हैं ऐसी चीज विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको हम ना देख सकते ना टच कर सकते, मतलब वो ना फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कि मैंने आपको बताया था गुडविल, शायद आप भूल गए होंगे अब गुडविल क्या होता है। गुडविल होता है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की रेपुटेशन क्या है। तो किसी की भी रेपुटेशन, किसी की भी रिस्पेक्ट, उसको हम देख और टच थोड़ी कर सकते हैं, बट वो भी हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट का ही पार्ट होता है गुडविल, ठीक है। ऐसे ही आपको पता होगा कॉपीराइट के बारे में, आपने सुना होगा कॉपीराइट क्या होते हैं। कॉपीराइट होता है, ऐसे ही पेटेंट्स होते हैं। कॉपीराइट होता है कि जब हम अपनी चीज का कॉपीराइट करा लेते हैं, यानी कि जो चीज आपने इन्वेंट की है ना, उसको कोई और ना कॉपी कर सके। आपका कोई सॉन्ग है, आपकी कोई बुक है, तो उसको कोई और कॉपी ना कर सके। तो कॉपीराइट भी ऑनलाइन फॉर्म में होते हैं, उसको भी हम टच नहीं कर सकते, तो इसलिए वो भी इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट है। पेटेंट्स भी यही होता है कि आपने अगर कुछ ऐसी इन्वेंशन करी है, ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी है। पेटेंट्स बस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, कॉपीराइट सॉन्ग, मूवी, किसी का भी हो सकता है, बट कोई टेक्नोलॉजी आपने, मान लो कि आपने कुछ नया फीचर इन्वेंट कर दिया स्मार्टफोन्स में, तो आप उसका पेटेंट ले सकते हो कि 4 सालों तक आप ही उस फीचर को बना सकते हो, उस जैसे को कोई और कॉपी नहीं कर सकता आपका फॉर्मूला 4 सालों के लिए, तो वो पेटेंट्स होते हैं। तो वो भी इंटेंजिबल एसेट्स के ही पार्ट होते हैं, उसको भी हम टच नहीं कर सकते। टेंजिबल वो होता है जिन्हें टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिन्हें सीन और टच नहीं कर सकते, ठीक है। अब टेंजिबल में दो आते हैं, कैश और अदर एसेट्स। कैश है, कैश को भी हम टच कर सकते हैं, एंड अदर एसेट्स जो हम नहीं टच कर, जो अदर एसेट्स में आपके आ जाएंगे, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, वो सारे, ठीक है। तो टेंजिबल है तो विच कैन बी सीन और टच, इंटेंजिबल मीन्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंस आता है, तो रेवेन्यू मतलब इनकम और एक्सपेंस मीन्स जो हमारा खर्चा है। तो अब लास्ट में बारी आती है आपके होमवर्क की, आपने सारी क्लासिफिकेशन को बुक से रीड करना है, इन सब के बारे में एक एक पैराग्राफ आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपने सबको रीड करके अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। बाकी जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी है उसको भी आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।